हाँ, हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू द सेकेंड लेक्चर ऑफ सेंटर ऑफ मास। ओके, इसमें कोलिजन भी इंक्लूडेड रहता है। तो कल तो कुछ खास किए नहीं थे, कुछ टेक्निकल ग्लिच आया था, अंत में 28 मिनट पे ही रुक गया था वीडियो, तो हम भी आगे नहीं बढ़ाए। तो आज आगे बढ़ाते हैं बात को, लेकिन हाँ, आपको हम डेफिनेशन बता दिए थे डिस्क्रीट मास सिस्टम का। क्या बताए थे बच्चा? अगर बहुत सारे मासेस हैं, जैसे ये m1 है, वो किसी पॉइंट पे है जिसका कोऑर्डिनेट है x1, y1, x1, y1, z1, और दूसरा मास है m2 जो किसी पॉइंट पे है x2, y2, z2। तो इसका कोऑर्डिनेट, इसका पोजीशन वेक्टर भी बना सकते हैं और इसका भी पोजीशन वेक्टर बना सकते हैं। इसका पोजीशन वेक्टर को हम लोग r1 बोलते हैं और इसके पोजीशन वेक्टर को, तो सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर को हम लोगों ने कैसे डिफाइन किया है? RCM इज इक्वल टू m1 r1 प्लस m2 r2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। यस और नो? ओके। और सिमिलरली जैसे हम ये पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास बोले हैं, वैसे ही x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास जो होता है m1 x1 प्लस m2 x2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस, दो से ज्यादा मासेस अगर रहे डिस्क्रीट मास, ऐसे ही पॉइंट मास, तो एक्सीएम का जो बेसिक फार्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा समेशन ऑफ mi xi डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ mi, नहीं, और YCM जो है सिग्मा mi yi बाई सिग्मा mi, नहीं, और ZCM जो होगा सिग्मा mi zi डिवाइडेड बाई सिग्मा mi। ओके, है ना? तो इसी पे हम लोग कुछ सवाल करते हैं। दो पॉइंट मास का तो बता दिए थे, m1 और m2 हो, दोनों के बीच दूरी r हो, तो m1 से दूरी होता था m2r बाय m1 प्लस m2, और m2 से दूरी होता था m1r बाय m1 प्लस m2, r1 बाय r2 होता था m2 बाय m1। ओके प्यारे बच्चों, हेलो जी। जाइए आप कहाँ जाएंगे। ये मास है m, ये भी मास है m, ये भी मास है m। दे आर प्लेस्ड ऑन वर्टेक्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। यस और नो बच्चों? व्हाट डू वी वांट टू फाइंड? Find coordinate of center of mass of this three mass system। सस्ता सुलभ सवाल करके बताइए, बताइए दादा। बच्चों, अगर मैं इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट आपसे पूछूं तो क्या आप बताने में सक्षम हैं? 0, अच्छा, ये हाइट कितना है? √3 बाई 2a। तो इसका कोऑर्डिनेट, अच्छा ये दूरी कितना है? तो ये कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा? a बाई 2 √3 बाई 2 इंटू a। और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना है? a, 0, a, 0। ओके, तो एक्सीएम जो हम लोग लिखेंगे वो एक्सीएम कितना लिखेंगे? m1 x1 मतलब m इंटू 0 प्लस m2 x2 दैट इज m इंटू a प्लस m3 x3, x3 इज हाउ मच? a बाई 2 डिवाइडेड बाई m प्लस m दैट इज 3m। तो ऊपर में आ गया 3ma बाई 2 डिवाइडेड बाई 3m। तो आंसर कितना हो जाएगा? a बाई 2। ओके, y कोऑर्डिनेट भी तो लिख सकते हैं, अरे है ना?
y कोऑर्डिनेट के लिए क्या करेंगे, वैसे ही करेंगे। YCM क्या लिखेंगे बउआ, m इंटू इसका y कोऑर्डिनेट 0 प्लस m इंटू इसका भी y कोऑर्डिनेट 0 प्लस m इंटू √3/2a डिवाइडेड बाय m प्लस m। यस और नो? तो कितना हुआ, √3a/2 अपॉन 3, नहीं m तो कट गया, तो ये आंसर कितना आ गया बच्चों, a/2√3। तो सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट कितना हो गया, a/2 कॉमा a/2√3। आप सब लोग अगर इक्विलैटरल ट्रायंगल के सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट जानते हो अगर, तो यही होता है। ठीक है, कहो हाँ, वेरी गुड। बच्चों फिर एक बार फालतू बात मत करो। ये m है, ये भी m है, ये भी m है, ये दूरी a, अरे यार ये भी दूरी है a। ओके, तो फाइंड सेंटर ऑफ मास, फाइंड सेंटर ऑफ मास ऑफ डिस्क्रीट मास सिस्टम, डिस्क्रीट मास सिस्टम। देखिए जरा, कीजिए, बहुत सिंपल है ना? क्या करूं, एक्सियम क्या लिखूं, अच्छा कोऑर्डिनेट लिख ले क्या, ये 0,0, ये a,0 और ये 0,a। एक्सियम क्या हो जाएगा, m इंटू 0 प्लस m इंटू a प्लस m इंटू डिवाइडेड बाई 3m, m इंटू 0 m इंटू a m इंटू 0 डिवाइड बाई 3m, कितना हो गया ये, व्हाट इज YCM, YCM क्या हो जाएगा इसका, m इंटू 0 प्लस m इंटू प्लस m इंटू a डिवाइडेड बाई, तो वो भी कितना हो जाएगा, a/3। ओके, तो कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना हो गया, a/3 कॉमा, आज जबरदस्ती इसको हम लोग कठिन भी कर सकते हैं। हाउ, मतलब आप ऐसा भी कर सकते थे, मतलब ऑल्टरनेटिवली आप इस दोनों के सेंटर ऑफ, इस दोनों का सेंटर ऑफ मास को कहां पे रख देंगे, बिल्कुल बीच में, बिल्कुल यस और नो? तो बिल्कुल बीच में कितना मास रख दे, 2m, बिल्कुल बीच में कितना मास रख दे, और ये बिल्कुल बीच हुआ तो मतलब इसका x कोऑर्डिनेट भी a/2 है और y कोऑर्डिनेट भी इस पॉइंट का। तो एक बात बताओ कि ये दूरी कितना हो जाएगा, a/2 इंटू √2 टाइम्स ऑफ a/2, दैट इज a/2। ये कितना हो गया, a/2, ये दूरी कितना हो गया, a/2। अच्छा, ये एंगल कितना डिग्री हो गया। अब इन दोनों का सेंटर ऑफ मास अगर हम ढूंढेंगे तो इन दोनों का सेंटर ऑफ मास के ऑपोजिट डायरेक्शन में डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो यहां से जो ये दूरी है, ये वाला दूरी जिसको हम r1 बोल लेते हैं, r1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, टोटल दूरी कितना, a/√2 इंटू m से दूरी निकालना है तो इंटू 2m डिवाइडेड बाय m प्लस 2m। यस और नो? तो ये वैल्यू कितना हो गया, √2a डिवाइडेड बाय 3, है ना? और ये 45 डिग्री है, तो इसका cos थीटा कितना हो जाएगा, दिस इंटू 1/√2 दैट इज a/3, और इसका sin थीटा भी कितना हो जाएगा, दिस इंटू sin 45 दैट इज 1/√2। तो वो हो जाएगा a/3 कॉमा a/, वैसे करना, इज दैट ओके? आगे बढ़ूं? बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया।
क्लियर? पहले 2 मास पढ़े, फिर अब 3 बाद 4 तो 4, थोड़ा ज्यादा कर देते हैं। कितना 10 मास ले लेते हैं। ये 0,0, ये 1,0, 2,0, 3,0, 4,0, अंतिम वाला कितना है 10,0, 10, मासेस क्या क्या होंगे, यहां पे ले लेते हैं m, 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 ये भी m। ये सिंपल हो गया। अगर हम तुमसे पूछे कितने मास हैं 10, फाइंड x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास, फाइंड x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास। यू हैव 30 सेकेंड्स, जल्दी चलो। सिंपल है, क्या लिखूं एक्सियम, सॉल्यूशन एक्सियम बराबर कितना, बोलो, रुको ना, m गुणा 1 प्लस m गुणा 2 प्लस m गुणा 3 प्लस m गुणा 4, कहां तक, m गुणा 10 तक, हाँ की ना, डिवाइडेड बाय m प्लस m प्लस m एंड यस और नो, m काट देते हैं, ऊपर में 1 से 10 का समेशन और नीचे में 10 नहीं, तो 1 से लेके 10 तक का समेशन, नेचुरल नंबर का समेशन का फॉर्मूला तो आपको मालूम होगा, n इंटू एन प्लस 1/2। तो यार ये कितना हो जाएगा 10 गुणा 11/2 अपॉन 10, n है 10, 10 इंटू 10 प्लस 1/2, तो ये हो गया 55/10, दैट इज 5.5 मीटर। अगर ये मीटर में हुआ तो ऑब्वियसली हम मान लेते हैं x इज इन मीटर। इज दैट ओके? या कोऑर्डिनेट 5.5, 0। इसी में यार सीरीज बढ़ाना चाहता है वो भी कर सकता है। शुड आई? ये तो कर ही लिए होगे आप लोग, बहुत होशियार हैं आप लोग। इतना तेज कैसे हो गए तुम लोग? संगति का असर है। ओके ओके ओके, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। सुनो ना, मास बदल दें, यहां पे रख लेते हैं 1 kg, फिर रख लेते हैं 2 kg, फिर रख लेते हैं 3 kg, फिर रख लेते हैं 4 kg, डॉट 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 डॉट, कितना kg? 10 kg। नहीं, ये है 0,0 जहां पे कोई भी मास, 1 kg कहाँ है 1,0 पे, 2 kg है 2,0 पे, 3 kg है 3,0 पे, 4 kg है 4,0 पे, और 10 kg है 10,0 पे। लगातार मासेस है 1 kg, 2 kg, 3 kg, 4 kg, 5 kg अप टू 10 kg। और हम आपसे पूछ रहे हैं फाइंड x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास, फाइंड x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास। हो गया 2। हाँ सुनो, सॉल्व करते दोस्त। क्या लिखेंगे एक्सियम, बताओ तो। 1 kg इंटू 1 प्लस 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 3 प्लस 4 इंटू 4 अप टू 10 इंटू 10 डिवाइडेड बाय टोटल कितना 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 अप टू 10। यस और नो? 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर 10 स्क्वायर। अच्छा, आप लोगों को नहीं अगर मालूम हो तो जैसे सिग्मा n आप लोग जानते हैं होता है n इंटू n प्लस 1/2। तो 2-3 बात और पढ़ा देते हैं। वैसे शायद सीक्वेंस सीरीज सब पढ़ाई होता है तो पढ़ाया जाता है। सिग्मा n स्क्वायर होता है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6। याद रखिएगा तो फायदा है। सिमिलरली सिग्मा n क्यूब भी होता है
होता है n इंटू n+1/2 पूरे का होल स्क्वायर। ठीक, मेरे हिसाब में आपको याद रखना चाहिए। तो ऊपर वाला तो सिग्मा n स्क्वायर है, नीचे सिग्मा n है। तो n का वैल्यू कितना है इसमें, सॉरी n का वैल्यू कितना है, 10 है ना। तो ऊपर वाला फॉर्मूला क्या लिखेंगे सो बताओ तो, सिग्मा n स्क्वायर सिग्मा n स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, n इंटू n+1 इंटू 2n+1/6 और नीचे में सिग्मा n, तो सिग्मा n कितना हो जाएगा, n इंटू n+1/2। यस और नो, तो दैट इज 2n+1/3, दैट इज 2n+1/3 और n का वैल्यू कितना रख देंगे हम लोग इसमें, 10। तो 2 गुना 10 प्लस 1/3, 21/3 दैट इज 7। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। तो एक्सियम कितना आया, 7,0। इज दैट ओके, कोई दिक्कत कोई परेशानी और करें इसमें, हाँ करते हैं डिस्क्रीट मास सिस्टम का एक दो सवाल और कर लेते हैं। देखो यार इसमें एक दो बात और तुमको हमको बताना है। कई बार क्या करता है कि आपको सिमेट्रिक मास दे देगा, यूनिफॉर्म सिमेट्रिक बॉडी। क्या बोले हम, यूनिफॉर्म सिमेट्रिक बॉडी, सेंटर ऑफ मास ऑफ यूनिफॉर्म सिमेट्रिक बॉडी is at its geometrical center, is at its geometrical। पहले ये बात का मतलब समझे तुम, यूनिफॉर्म का क्या मतलब हुआ, यूनिफॉर्म का मतलब ये हुआ कि मास डेंसिटी इज कांस्टेंट और सेम एट ऑल पॉइंट्स। ठीक, सिमेट्रिक बोलने का जरूरत सिमेट्री फील वाली चीजें होती है ना, किसी लाइन के दोनों साइड में सेम तरीके का चीजों का डिस्ट्रीब्यूशन हो, या किसी प्लेन के दोनों साइड में सेम तरीके का डिस्ट्रीब्यूशन हो, या किसी पॉइंट के दोनों चारों तरफ सेम टाइप का डिस्ट्रीब्यूशन हो, उसको सिमेट्रिक बोलते हैं। जैसे एक रिंग है, तो ये रिंग क्या है, एक सिमेट्रिक बॉडी है, इस पॉइंट के चारों तरफ मास का डिस्ट्रीब्यूशन सेम है ना। जैसे एक स्क्वायर प्लेट है, स्क्वायर प्लेट सिमेट्रिक बॉडी है, एक प्लेन ऐसा बना सकते हैं, एक ऐसा बना सकते हैं, दोनों के अबाउट मास का डिस्ट्रीब्यूशन सेम है, या दो डायगोनल भी बना देंगे तो उसके अबाउट मास का डिस्ट्रीब्यूशन सेम है। मेरा बात समझ में आ रहा है। तो जैसे सिमेट्रिक बॉडी मतलब रिंग सेंटर के अबाउट, स्फीयर सेंटर के अबाउट, एक स्क्वायर अपने किसी बॉडी डायगोनल या किसी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के अबाउट, अरे हाँ ना, सिलेंडर उसका अपना जो एक्सिस है उसके अबाउट, या एक्सिस का जो सेंट्रल पॉइंट है उसके अबाउट, दीज आर सिमेट्रिक बॉडी। तो सिमेट्री क्या चीज वाला चाहिए, फील वाला, देख करके तुमको समझ में आएगा। दूसरा बात, यूनिफॉर्म मतलब सब जगह मास डेंसिटी सेम। अच्छा, मास डेंसिटी तीन प्रकार से यहाँ पे डिसाइड मतलब डिफाइन करेंगे। एक होगा मास डेंसिटी लीनियर मास डेंसिटी, जो कैसे बॉडी के लिए डिफाइन करेंगे, जो जिसमें लेंथ सिर्फ लेंथ डिफाइन हो। ठीक है, तो लीनियर मास डेंसिटी होता है मास पर यूनिट लेंथ। फिर सरफेस मास डेंसिटी दैट इज मास पर यूनिट एरिया। अब वॉल्यूम मास डेंसिटी मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो जनरली हम लोग 10th से पहले जो डेंसिटी पढ़ते हैं वो वॉल्यूम मास डेंसिटी होता है। इज दैट ओके? तो यहाँ पे वो सारा चीज का बात होगा। सुनिएगा, जैसे मैं अगर आपसे ऐसा कह दूं एग्जाम्पल के तौर पे, ये लाइन आप लिख चुके हैं ना सर, ये लाइन लिख ली है ना। इसमें जैसे ये रिंग है, इसका सेंटर ऑफ मास, अगर ये यूनिफॉर्म रिंग हुआ मतलब सेम बॉडी सेम मटेरियल का बना हुआ है, तो सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, बिल्कुल इसके सेंटर पे। सिमिलरली अगर ये एक स्क्वायर प्लेट है, ये क्या है, एक स्क्वायर प्लेट है, तो स्क्वायर प्लेट का और यूनिफॉर्म है तो उसका सेंटर ऑफ मास क्या होगा, दोनों के डायगोनल के इंटरसेक्शन पॉइंट पे, या कह लो कि सेंटर ऑफ स्क्वायर पे, सेंटर ऑफ स्क्वायर पे, उसको हम लोग सेंटर ऑफ मास बोलेंगे। आगे इस तरीके का ढेर सारा बात करेंगे, लेकिन मेरे हिसाब में थोड़ा सवाल के थ्रू समझे तो ज्यादा बेहतर है। शुड आई? जल्दी लिखो दादा। सुनो ना, एक चीज है, हम वो वहां पे वापस आएंगे अभी। एक चीज है लीनियर मास डेंसिटी। इसका क्या मतलब हुआ बाबू,
मास पर यूनिट लेंथ। जनरली इसको एक सिंबल से दिखाया जाता है, जनरली कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट नहीं है, लेमडा से। वो हो जाएगा m/l या dm/dl। देखो अगर मास यूनिफॉर्म है तब तो लेमडा m/l लिख दो, और नॉन यूनिफॉर्म है तो कोई छोटा सा मास ले लो, छोटा सा लेंथ ले लो, लेमडा इज dm/dl। इज दैट ओके? तो जनरली लेमडा का वैल्यू जो है ये ज्यादा एप्ट है dm/dl। m/l होगा तो हो जाएगा एवरेज मास लीनियर मास डेंसिटी, m/l होगा एवरेज लीनियर मास डेंसिटी, और ये तो नॉर्मल। तो यहां से एक बात समझ में आता है कि dm का वैल्यू क्या होगा, लेमडा इंटू dl। तो स्मॉल मास क्या होता है, लीनियर मास डेंसिटी इंटू जो भी छोटा सा लेंथ है, दैट इज स्मॉल मास। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? ऐसा ही एक आएगा सरफेस मास डेंसिटी। ऐसा ही क्या आएगा, सरफेस मास डेंसिटी। ये होता है मास पर यूनिट एरिया, मास पर यूनिट एरिया। ठीक, इसको जनरली किस सिंबल से दिखाते हैं, सिग्मा से, सिग्मा से। ठीक है, ये हो जाएगा m/a, लेकिन ज्यादा एप्ट क्या होगा, dm/da। m/a जो है वो मास पर यूनिट एरिया नहीं, मास सरफेस मास डेंसिटी नहीं है, ये क्या है, एवरेज सरफेस मास डेंसिटी। dm/da इज ज्यादा बढ़िया डेफिनेशन सरफेस मास डेंसिटी का। तो यहां से आप जरा हमको बताइए कि सिग्मा बराबर dm/da, तो dm बराबर क्या हो जाएगा, सिग्मा इंटू da। ठीक, तो हम लोग क्या लिखेंगे, सरफेस मास डेंसिटी, सरफेस मास डेंसिटी इंटू एरिया, है ना, सरफेस मास डेंसिटी इंटू एरिया, दैट इज योर मास। ठीक, ऐसा ही एक और होता है वॉल्यूम मास डेंसिटी। शुड आई, तुम लिख रहे हो क्या, जल्दी लिखो। सिमिलरली हम लोग और बात क्या करेंगे, वॉल्यूम मास डेंसिटी का, इसको हटाते हैं। अब ये सब बात याद रखना है क्या, लेमडा इज इक्वल टू dm/dl, सिग्मा इक्वल टू dm/da। अब हम लोग किसका बात करेंगे, वॉल्यूम मास डेंसिटी, जिसको जनरली डेंसिटी वर्ड बोला आता है 10th से पहले। तो वॉल्यूम मास डेंसिटी का मतलब हुआ मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो रो का वैल्यू हो जाएगा m/v, दैट इज ऑल्सो dm/dv, दैट इज ऑल्सो dm/, अरे हाँ कि ना। तो यहां से dm का वैल्यू क्या आएगा बउआ, रो इंटू dv। ये बात भी याद रखना है, यहां से ये बात भी याद रखना है, और यहां से ये बात भी याद रखना है। इस जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, मास बराबर वॉल्यूम मास डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम मास डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। इज दैट ओके? इतना चीज लिख लो। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। अच्छा, लीनियर मास डेंसिटी कैसे बॉडीज के लिए यूज होगा, लेमडा इंटू एल या लेमडा इंटू डीएल। मास का कैलकुलेशन कैसे बॉडी के लिए यूज होगा, जिसका सिर्फ लेंथ डिफाइंड हो, जैसे रॉड, जैसे सर्कुलर रिंग या आर्क, है ना, या स्क्वायर फ्रेम, नहीं जिसमें सिर्फ लेंथ वाला हो, है ना। और सरफेस मास डेंसिटी किसके लिए, जिसका एरिया डिफाइंड, स्क्वायर शीट, रेक्टेंगुलर शीट, डिस्क, इस तरीके का नाना प्रकार का, ट्रायंगुलर शीट, कोई भी शीट, है ना, 2 डायमेंशन में जिसको डिफाइन मतलब बनाया जा सकते हैं, लेमिनार बॉडी उसको बोलते हैं। वॉल्यूम मास डेंसिटी 3D में जो डिफाइन हो, ठीक है ना। स्फीयर में भी कौन सा, हॉलो स्फीयर नहीं, सॉलिड स्फीयर। हॉलो स्फीयर में सरफेस मास डेंसिटी इनटू एरिया होगा, और वॉल्यूम मास डेंसिटी हो जाएगा सॉलिड स्फीयर में। तो सॉलिड स्फीयर का मास निकालने के लिए वॉल्यूम मास डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, या सॉलिड सिलेंडर का वॉल्यूम मास डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, इज दैट ओके, या सॉलिड कोन का, इज दैट ओके, वॉल्यूमेट्रिक बॉडी। सो अब हम लोग आपको एक सवाल कराते हैं,
जिसमें सिंपल सवाल है, आपको ये बात बता दिया ना कि यूनिफॉर्म सिमेट्रिक बॉडी का सेंटर ऑफ मास उसके बहुत अच्छे उसके ज्योमेट्रिक सेंटर पे होता है। तो ये हम लोग मान ले रहे हैं, देखिए कैसा शेप लग रहा है दोस्त, कैसा स्क्वायर, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। इसके आगे में क्या बना दूं, स्क्वायर तुमको दिख रहा है, मोतियाबिंद हो गया। हाँ डिस्क, दिस इज स्क्वायर प्लेट, दिस इज एंड दिस इज डिस्क। डिस्क का रेडियस हम लोग ले लेते हैं ए, और इसका भी लेंथ है ए, स्क्वायर प्लेट डिस्क। और ये जो पॉइंट है इसको हम 0,0, इसको सेंटर बोल देते, ओरिजिन बोल देते है ना। अरे 0,0, ओके। ठीक, अब हमको बताओ फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास। दिस इज ऑब्वियसली एक्स एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस, और ये बात भी ध्यान रखना ये 2 है और ये भी। फाइंड ये एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास, स्क्वायर प्लेट एंड डिस्क both are made up of same material and same thickness का नेग्लिजिबली मान लो, मतलब एकदम शीट है। अरे ये एक मिनट सुनना, हेलो, देख करके तुमको क्या लग रहा है कि ये पूरा डायमीटर है? देख करके तो लग ही रहा है कि ये जो है 2a, ये रेडियस ए और ये भी ए। एक काम करो ना यार, तब इसे तो दिखा दिए थे, बट डू वन थिंग, आप इसको 2a ले लीजिए और इसको भी 2a ले लीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, खाली फोटो देख करके गड़बड़ दिख रहा था, बट आंसर उससे भी आ सकता था। और ये वाला दूरी क्या हो जाएगा तब, ए और ये भी ए करोगे। और इसमें मेनली क्या करना होता है, ये सुधार कर लिए हो तब देखने में ठीक लग रहा है, तब ये लेंथ 2 है और ये भी 2 है। तो इसमें मेन काम क्या है, मेन सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट पता करने में झंझट है कि मास पता करने में झंझट? मास पता करने में झंझट। दोनों यूनिफॉर्म बॉडी है ना, तो हम लोग क्या करें पता है, हम लोग मान लेते हैं कि सरफेस मास डेंसिटी कुछ सिग्मा है। क्या बोले, लेट मास पर यूनिट एरिया इज, लेट मास पर यूनिट एरिया इज इक्वल टू सिग्मा, है ना। तो इस वाले का मास कितना हो जाएगा, m1 कितना हो जाएगा, सिग्मा इंटू पाई ए स्क्वायर, यस और नो। और दूसरे वाले का मास कितना हो जाएगा, सिग्मा इंटू 2a का होल स्क्वायर, दैट इज 4a स्क्वायर, यस और नो। अच्छा, m1 का सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट बता दोगे क्या? ये कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, a,0, तो इसका सेंटर ऑफ मास होगा a,0 पे, और इसका सेंटर ऑफ मास कितना दूर होगा, a दूरी पीछे होगा, तो ये हो जाएगा -a,0। तो इस वाले का कोऑर्डिनेट हो जाएगा -a,0, यस और नो। तो एक्सियम क्या लिखेंगे हम लोग, m1 x1 प्लस m2 x2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, यस और नो। तो m1 कितना होगा, सिग्मा इंटू x1 कितना हो जाएगा, a, नहीं m2 कितना लिख दें हम लोग, नहीं, सिग्मा इंटू 4a स्क्वायर, और x2 कितना लिख दें, -a, डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। तो m1 कितना, सिग्मा इंटू पाई ए स्क्वायर, और m2 कितना, सिग्मा इंटू 4a स्क्वायर। कोई दिक्कत क्या, सिग्मा ए स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा क्या थ्रू आउट, तो सिग्मा ए स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ऊपर में क्या बच जाएगा, एक पहला टर्म पाई ए, दूसरा टर्म -4a,
और डिवाइडेड बाय ये पाई और प्लस 4। यस और नो? ये हो गया पाई माइनस 4 ए डिवाइडेड बाय पाई प्लस 4। देखना कहीं कोई कैलकुलेशन एरर तो नहीं ना किए हैं? पक्का? सो दैट इज एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास। ओके, आराम से लिख लो। एक सॉलिड सिलेंडर है, रेडियस ए है, हाइट 2a है। एक सॉलिड स्फीयर है, रेडियस ए है, दोनों सेम मटेरियल का बना हुआ है। आपको सेंटर ऑफ मास का वाई कोऑर्डिनेट बताना है। ठीक है, दिख रहा होगा आपको? नहीं, कुछ इस तरीके से रखा हुआ, बस ये कैलकुलेशन पर्पस से ही करा रहे हैं, भूले नहीं, ध्यान। हेलो, एक बात बताओ, इसका सेंटर ऑफ मास जो आपने लिखा, इसका कहां पे लिखा? 0,a 0,a। और इसका सेंटर ऑफ मास कहां लिखा आपने? 0,3a। ये 2a और ये वाला हाइट भी a। यस और नो? अच्छा, इसका मास m1 क्या लिखाएगा? रो, कुछ मान लेते हैं, वॉल्यूम मास डेंसिटी। वॉल्यूम मास डेंसिटी यूज होगा ना, सॉलिड स्फीयर है। रो इंटू 4/3 पाई a क्यूब, है ना? और इसका मास जो है m2, इसका मास वो कितना हो जाएगा? रो इंटू पाई a स्क्वायर इंटू h कितना? 2a। यस और नो? रो इंटू 4/3 पाई a क्यूब, ये इसका मास हो गया। और ये रो इंटू पाई r स्क्वायर इंटू h पाई a स्क्वायर इंटू 2a, ये इसका मास हो गया। ठीक, दोनों का सेंटर ऑफ मास लिख ही लिए। अब YCM हम लोग क्या लिखेंगे बाबू? m1y1 प्लस m2y2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस, दैट इज योर YCM। m1 की जगह पे कितना रख दें हम लोग? रो इंटू 4/3 पाई a क्यूब इंटू y1 कितना इसका? 3a। ठीक है, m2 कितना? रो इंटू 2 पाई a क्यूब इंटू y2 कितना? m1 बोल दिए थे, y2 कितना? a और डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। m1 कितना? रो इंटू 4/3 पाई a क्यूब और m2 कितना? पाई r स्क्वायर h होता है ना, तो रो इंटू पाई a स्क्वायर इंटू h कितना? 2a। ये ना कैलकुलेशन कुछ ना कुछ हो ही जाएगा, सब कट जा रहा है। 9/5a, ये कैलकुलेशन हम नहीं किए, अगर गलती होगा तो ये लोग गधा है। ठीक है, चलो आगे बढ़े। शुड आई? यार अब इसमें एक चीज पढ़ना है हम लोगों को, नेगेटिव मास कंसेप्ट, वो पढ़ लेते हैं। डिस्क्रीट मास सिस्टम मतलब कंटिन्यूअस मास सिस्टम में पहुंचने से पहले, हालांकि ये भी कंटिन्यूअस मास ही है लेकिन सिमेट्रिक है, तो हम इसको एक पॉइंट मास जैसा ट्रीट कर देते हैं। आइए, अभी अपन क्या पढ़ रहे हैं? नेगेटिव मास कंसेप्ट। ये कोई कंसेप्ट नहीं है, सवाल से समझते हैं चीजों को। ठीक है, आइए, क्या करेगा? आपको एक ऐसा डिस्क दे देगा, एक ऐसा डिस्क दे देगा जिसका रेडियस हो r, जिसका रेडियस हो, और उस डिस्क में से एक छोटा सा डिस्क कट कर लेंगे, उसमें से एक छोटा सा डिस्क कट कर लिए। 1 मिनट, कट कर लिए, जिसका रेडियस कितना हम लोग ले लिए हैं? r/2। तो मास कहां बचा हुआ है? इस वाले रीजन में। ओके, डिस्क था, उस डिस्क में से छोटा सा डिस्क हम लोग काट के बाहर कर लिए हैं,
ओरिजिनल डिस्क के सेंटर को हम लोग बोल देते हैं 0,0, इसको एक्स एक्सिस मान लेते हैं और इस वाले को वाई एक्सिस। अब हम आपसे पूछ रहे हैं कि फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास, कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ रिमेनिंग डिस्क, जो बचा हुआ पोर्शन है, जो ये वाला पोर्शन, इसका सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट बताना है, इसके सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट बताना है आपको। ठीक है, देखिए जरा लिखिए, पहले सवाल लिख लो, बताएंगे हम ही। सुनो ना, इसमें क्या करते हैं पता है? नहीं पता। इसमें क्या करते हैं, हेलो, इसको हम ऐसे समझते हैं कि जैसे चार्ज होता है ना पॉजिटिव और नेगेटिव, तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज अगर मिल जाता है इक्वल तो नेट जीरो चार्ज हो जाता है। वैसा ही हम लोग यहां पर भी पॉजिटिव मास और नेगेटिव मास का कंसेप्ट इजाद कर रहे हैं। क्या करते हैं कि एक कंप्लीट हम डिस्क ले लेते हैं, ठीक है, एक कंप्लीट डिस्क ले लेते हैं, तो इसका जो भी मास होगा m, ये रेडियस r है, इसका जो भी मास होगा वो होगा सिग्मा इंटू पाई आर स्क्वायर, और फिर इस पर एक छोटा सा डिस्क हम सुपर इम्पोज कर देते हैं। जितना बड़ा ये डिस्क है ना उतना ही बड़ा, लेकिन उसका सरफेस मास डेंसिटी हम लोग नेगेटिव मानते हैं। ऐसा सच्चाई में होता, कहीं भी मास डेंसिटी नेगेटिव हो नहीं सकता। हम चीजों को समझने के लिए कर रहे हैं। हम इसका सरफेस मास डेंसिटी को मान लेते हैं सिग्मा, तो सीट जैसा स्ट्रक्चर है तो मास हो जाएगा सरफेस मास डेंसिटी इंटू एरिया। इसका रेडियस कितना है? r/2। इसका रेडियस कितना है? r/2। तो इसका मास हो जाएगा माइनस सिग्मा इंटू पाई इंटू r/2 का होल स्क्वायर। यस और नो? तो ये इस वाले का मास हो गया और ये जो हुआ इस वाले का मास हो गया m1 और ये m2। इज दैट ओके? बोलो। इसका कोऑर्डिनेट हम लोग कहां पे माने? ये पूरे का जहां पे सेंटर ऑफ मास था वहां पे इसका सेंटर ऑफ मास मान लेते हैं 0, और इसको उठा करके वैसे ही रख देंगे जहां पे ये कैविटी है। तो इस वाले का सेंटर ऑफ मास कहां हो जाएगा? यहां से r/2 आगे तो r/2, 0। मेरा बात समझ में आ रहा है? हम लोग क्या किए कि ये एक पॉजिटिव मास डेंसिटी था, एक कंप्लीट डिस्क था, उस पे ये एक नेगेटिव मास डेंसिटी वाला डिस्क है, इसको उठाएंगे और यहां रख देंगे जैसा यहाँ पे कैविटी था वहां। तो यहाँ पॉजिटिव और नेगेटिव मिल करके नेट नेट क्या हो जाएगा? 0। मतलब इतने वाले सरफेस में, एरिया में कोई मास नहीं दिखे, तो ये दोनों मिल करके ये वाला सेटअप नहीं बन जाएगा। तो क्या हम करें? हम लोग एक्सियम पता करने के लिए लिखे m1x1 प्लस m2x2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। तो m1 का वैल्यू कितना हो जाएगा? सिग्मा इंटू पाई आर स्क्वायर इंटू इसका x1 कितना हो जाएगा? 0, प्लस m2 की जगह पे क्या रखेंगे? माइनस सिग्मा इंटू पाई आर स्क्वायर बाय 4 इंटू x2 की जगह पे कितना रख देंगे? r/2 नहीं, और डिवाइडेड बाय टोटल मास ना। तो टोटल मास सिग्मा इंटू पाई आर स्क्वायर प्लस माइनस सिग्मा इंटू पाई आर स्क्वायर बाय 4। कोई दिक्कत? पक्का? ये पाई आर स्क्वायर बाय 4 ही हो जाएगा ना इसका एरिया। आप समझ रहे हैं कि झूठे बोल रहे हैं? तो समझ रहे हैं। तो सिग्मा पाई आर स्क्वायर तो कट जाएगा, यहां पर तो वैसे भी 0 है, तो यहां पे क्या बचेगा? माइनस r/8। नहीं, सिग्मा पाई आर स्क्वायर कट गया तो माइनस r/8, और नीचे में क्या बच जाएगा? सिग्मा पाई आर स्क्वायर कट जाएगा तो 1 और माइनस 1/4। नहीं, 1 माइनस 1/4, तो दैट इज 3/4। 3/4 तो ये कितना आ जाएगा? माइनस r/8 अपॉन 3/4, दैट इज माइनस r/6। इज दैट ओके? बोलो। तो इस वाले का अगर इसको 0, 0 माने तो सेंटर ऑफ मास यहां से लेफ्ट में होगा, यहां से
लेफ्ट में होगा। ओके, कितना दूरी लेफ्ट में होगा? r/6, माइनस बता रहा है यहाँ के लेफ्ट में, नेगेटिव एक्स को एक्सिस पे। इज दैट ओके? तो एक्सियम हम लोग लिख देंगे -r/6, 0। y कोऑर्डिनेट के बारे में काहे चर्चा नहीं किए? इसलिए क्योंकि इसका भी y कोऑर्डिनेट 0 है और इसका भी y कोऑर्डिनेट, तो m1 y1 प्लस m2 y2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 में y कोऑर्डिनेट दोनों का 0, तो y नेट भी या ycm भी 0। अरे है ना? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? अब इसमें क्या करेगा? रेडियस r/2 की जगह पे r/4 कर देगा, या डिस्क की जगह पे सॉलिड स्फीयर ले लेगा, यही सब ना करेगा। जल्दी लिखो। क्या और सवाल करोगे ऐसा? अरे कोई लॉजिक नहीं है, चलो एक सवाल और करके बता दो। ये क्या रख लेते हैं हम लोग? सॉलिड स्फीयर। ओके, इसका रेडियस हम लोग मान लेते हैं r, और यहां से r/4 रेडियस का हटा ले रहे हैं, छोटा सा स्फीयर काट के, तो मास किस में बचेगा? ठीक, अब हम आपसे पूछे हैं कि ये स्फेरिकल कैविटी ही है। ये क्या है? स्फेरिकल कैविटी। आपसे पूछा जा रहा है कि फाइंड, अच्छा ये 0,0 मान लेते हैं इसको, 0,0, दिस इज योर x एक्सिस। ओके, फाइंड x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास। जो बचा हुआ पार्ट है उसका, ठीक है। बस ये करने के लिए, प्रैक्टिस के लिए, और इसमें कैविटी वाला एक आध सवाल करेंगे, स्क्वायर स्क्वायर वाला भी, फिर बात करते हैं। हाँ सुने ना, जल्दी जल्दी करवा दोगे इसको? बोलो। अच्छा सुनो ना, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा सेंटर ऑफ मास का? है इसका तो 0 0 कर ही लिए, ये r माइनस r/4 ना, 3r/। अच्छा, अगर हम पूरे स्फीयर के मास को m मानते हैं, हेलो, पूरे स्फीयर के मास को m मानते हैं, तो ये छोटे वाले स्फीयर के मास को हम लोग को क्या मानना पड़ेगा? 1/4 है ना, तो वॉल्यूम 1/64 हो जाएगा, r³ के प्रोपोर्शन। तो मास कितना हो जाएगा इसका? m/, माइनस में ना, तब ना इसको उठा करके यहां रखेंगे तो कैविटी बन जाएगा। इसका सेंटर ऑफ मास कहां? 0, और इसका कहां? 3r/4, 0 पे, है ना? तो एक्सियम हम लोग क्या लिखेंगे? m इंटू 0 प्लस माइनस m/64 इंटू 3r/4 डिवाइडेड बाय m प्लस माइनस m/64। यस और नो? ज्यादातर चीज तो कट ही जाएगा। कितना बच जाएगा? m कट जाएगा, 64 भी कट जाएगा। नीचे में क्या बच जाएगा? 163, हाँ 63 आएगा, और ऊपर में क्या आ जाएगा? -3r/4। यस और नो? तो -r/84 हो गया क्या? ये 3 से 63 कटेगा तो 21 होगा, 21 इंटू 4 दैट इज 84, 84, तो -r/84। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? तो एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास इज -r/84। कहानी खत्म, पैसा हजम। अगले क्लास में हम लोग इसके 1-2 सवाल और करेंगे। डिस्क के अंदर कैविटी डिस्क वाला नहीं बनाएंगे, बल्कि स्क्वायर वाला बनाएंगे। तो एक आध सवाल करके फिर हम लोग मूव करेंगे किधर? कंटिन्यूअस मास सिस्टम पे। चलिए आज के लिए इतना ही, बाय बाय।